नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट किंग मर्टन पर। रॉबर्ट किंग मर्टन को एक नए तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसमें इनके जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की व्याख्या की जाएगी, इनकी जो बुक्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी और इनके सिद्धांतों को चूँकि आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये सिद्धांत किसने दिए, इस रूप में भी समझना है और वो सिद्धांत कैसे काम करते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। रॉबर्ट किंग मर्टन बेसिकली 20वीं शताब्दी के महान चिंतक रहे हैं और ये टॉलकट पार्सन्स के शिष्य थे। टॉलकट पार्सन्स को थ्योरी ऑफ ग्रैंडफादर कहा जाता है, बृहत सिद्धांतकार का जनक। एजिल मॉडल वगैरह उन्होंने दिया, मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में बताया है। तो मर्टन का जन्म 1910 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। पार्सन्स के शिष्य थे। इनके प्रमुख जो बुक्स कंसेप्ट हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है प्रकार्यवाद, अप्रकार्यवाद, दुष्प्रकार्यवाद, प्रकट प्रकार्यवाद, मध्य सीमा सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, नियमहीनता का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत और अंतर्निहित प्रकार का सिद्धांत। ये 9 सिद्धांत बेसिकली इनके दिए गए हैं। अब चूंकि मर्टन को प्रकार्यवादी चिंतक माना जाता है तो ये प्रकार्यवाद है क्या? प्रकार्यवाद सरल भाषा में इसका आशय होता है किसी घटना को प्रकार्यात्मक नज़रिए से देखना, या सरल भाषा में और सरल करते हुए सकारात्मक नज़रिए से देखना। जो घटना जिस रूप में है उसका उसी रूप में वर्णन कर देना प्रकार्यवाद भी कहलाता है। अब प्रकार, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकार क्या है, तब हम प्रकार्यवाद पर बाद में आते हैं। फंक्शन, समाजशास्त्र के संदर्भ में प्रकार का आशय वह है कि वह कोई भी घटना या कार्य जो समाज के लिए अपेक्षित हो, समाज के लिए आवश्यक हो, जिसके होने से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे हम प्रकार्यवाद कह सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट दिया हुआ है अप्रकार्यवाद। अप्रकार्यवाद में हम उन घटनाओं को लेते हैं जो सरल भाषा में इसका आशय यह है कि अगर कोई भी घटना जिसके घटने से या जिसके परिणाम से समाज में कोई खास तरीके का बदलाव नहीं आता, यानी वो समाज को व्यापक स्तर पर प्रभावित नहीं करती है, मतलब वो समाज का जो अनुकूलन है, समाज का जो सामंजस्य है, उसको वो जो है कम नहीं करती हो, तो उसे कहते हैं डिसफंक्शनल, अप्रकार्य। और एक कंसेप्ट है दुष्प्रकार्यवाद का, यानी कि कोई ऐसी घटना या ऐसी परिस्थिति जिसके घटने से समाज का अनुकूलन या समाज की निरंतरता प्रभावित होती हो, चोटिल होती हो, उसे हम कहते हैं दुष्प्रकार्यवाद। अब मित्रों बात करते हैं प्रगट प्रकार क्या है, यानी मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है। तो ये प्रकट प्रकार से मतलब आशय ये होता है कि बेसिकली वे परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूलन में अपना योगदान देते हैं, यानी व्यवस्था बनी रहे उसके लिए अपनी ये सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रकट या प्रगट प्रकार्यवाद। और अगला कंसेप्ट है मध्य सीमा का सिद्धांत। मध्य सीमा के सिद्धांत को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मर्टन का बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और मर्टन को इस काम के लिए सबसे ज़्यादा जाना गया था मिडिल रेंज थ्योरी के लिए। क्योंकि समाजशास्त्र में बेसिकली 3 सिद्धांत हैं, यानी 3 धाराएं हैं जिन पर पूरा समाजशास्त्र टिका है। एक है प्रकार्यवाद, मैंने कई बार बताया है, दूसरा है अंतःक्रियावाद और तीसरा है मार्क्सवाद। प्रकार्यवादी चिंतकों में कांट, स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन इत्यादि चिंतक आते हैं। उसके 9 प्रकार्यवाद शुरू हो जाता है, जेफरी अलेक्जेंडर वगैरह आते हैं उसमें। वहीं अंतःक्रियावादियों में कूले से लेकर
कोले हो गए आपके, उसके बाद मीड हो गए, ब्लूमर हो गए, और आगे और बढ़ें तो उसके बाद जो एथनो मैथडोलॉजी जो शुरू हो जाता है, हुसरल हो गए, ये जो चिंतक हैं, गारफिंकल हो गए, ये सारे लोग जो हैं अंतःक्रियावादी चिंतक हैं। मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ, कोजर, कॉलिंग्स, है ना, हॉर्खीमेयर, एडोर्नो, ये सब लोग जो है मार्क्सवादी पद्धति शास्त्र के जो है सिद्धांतकार हैं। तो जब मर्टन को ये लगा कि किसी एक ऐसे आइडिया को एक्सप्लोर किया जाए जो एक मिडिल रेंज पर हो, यानी कि कोई घटना कभी कभी जब घटती है तो वो ना तो बहुत ही पॉजिटिव होती है और बहुत ही ना तो निगेटिव होती है, तो एक वो उन्होंने इस संदर्भ में एक बीच की स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने इसे दो आधारों पर देखने की ज़रूरत बताई। एक आधार था बृहद विश्लेषण का और एक था लघु विश्लेषण का। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रकार्यवाद की कमी यह है कि वो जिस घटना को जिस रूप में देखता है बृहद स्तर पर ही देखता है और उसकी व्याख्या करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसकी सूक्ष्मता गायब हो जाती है। उसमें व्यक्तिपरक स्तर पर अगर उसी घटना को या सिद्धांत को लागू किया जाए तो कभी कभी वो उतना प्रभावी नहीं होता। तो मर्टन ने कुछ नए टेक्निक को खोजा। तो मर्टन कहते हैं कि मध्य मार्गी सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाजशास्त्र में अनुभवाश्रित विश्लेषण करना है या अन्वेषण करना है, अनुभव आधारित विश्लेषण, यानी कि आप अपने अनुभव के आधार पर हों। क्योंकि जो प्रकार्यवाद है सामान्यतः वो घटना को जिस रूप में घटते हुए देखता है उस रूप में व्याख्या करता है, उसमें अनुभव को नहीं रखा जाता। तो वो अनुभवात्मक विश्लेषण के लिए मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो जो है इसमें बृहद सिद्धांत और लघु सिद्धांत को लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि सूक्ष्मता से उसको देखने की बात करते हैं। मर्टन इसीलिए समाजशास्त्र के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इसमें अनुभव का होना बहुत जरूरी है। विशेषता में अनुभव, एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं यूनिवर्सलिटी हो, जो आपका निष्कर्ष निकले उसमें सार्वभौमिकता बहुत जरूरी है होना उसका। जैसे मान लो किसी एक समाज का अध्ययन किया गया तो उस सिद्धांत को हम ऐसे डेवलप करें अध्ययन करके कि वो पूरे समाजों पर प्रभावी होता हो और उसका सामान्यीकरण भी किया जा सके, जनरलाइजेशन किया जा सके, यानी वो स्पेसिफिक ना हो, सामान्यीकरण किया जा सके उसका। ये तीन खास बातें वो बताते हैं। अगले सिद्धांत पर आते हैं मित्रों, जिसे सामाजिक संरचना का सिद्धांत मर्टन का कहा जा रहा है। मर्टन ने एक कंसेप्ट और दिया है, उसे कहा जाता है एनोमी का सिद्धांत। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, सामाजिक संरचना के सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। मर्टन जो सामाजिक संरचना को इस तरह से बताते हैं कि कहते हैं कि सामाजिक संरचना का क्या मतलब होता है, जैसे पूरा हमारा समाज है, इसमें तमाम प्रकार के रीति रिवाज, प्रथाएं, कानून, समूह इत्यादि सब कुछ पाया जाता है। तो यह पूरी एक सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है। इसको इस तरीके से बताते हैं। तो कहते हैं कि सामाजिक संरचना कोई असंतुलित अवस्था, जब सामाजिक संरचना की कोई असंतुलित अवस्था होती है तो उसमें व्यक्ति एक प्रकार से निश्चित रूप से एक दबाव में आ जाता है, और जब व्यक्ति इस तरीके से दबाव में आ जाता है तो प्रतिकूल आचरण करने लगता है। प्रतिकूल आचरण करने का मतलब है कि वह अपने अनुसार आचरण नहीं करता बल्कि अपनी स्थितियों के विपरीत आचरण करने लगता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति विसंगत हो जाता है, नियमहीन हो जाता है। अगर इसको हम और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो यानी कि जो लक्ष्य है आप उसके लिए जो साधन यूज करेंगे वो साधन गलत यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि समाज में नियमहीनता की स्थिति बन जाती है, यानी आप अपने साधन और साध्य में अनुकूलन नहीं रखते। मर्टन इसके लिए जो है सांस्कृतिक लक्ष्य, ये शब्द दोनों भी याद रख लेना, पूछ लेते हैं। शब्द प्रयोग करते हैं सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। संस्थागत साधन, इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इन दोनों में आदर्श की स्थिति जब ना रहे
तो वह नियमहीन जो विहीनता की स्थिति आ जाती है। और इसी नियम विहीनता की स्थिति के चलते सामाजिक संरचना जो है वो बुरे तरीके से प्रभावित हो जाती है। ये दोनों कंसेप्ट इंटरलिंक करके मैंने आपको बता दिया है। और सामान्य परिभाषाएं सामाजिक संरचना की अलग अलग तौर पर दी जा सकती हैं कि सामाजिक संरचना समाज का एक बृहद ढांचा है और जो संपूर्ण प्रक्रियाओं या प्रकारों को अपने आप में समाहित किए हुए होता है। इसके किसी एक प्रकार में बदलाव से सामाजिक संरचना धीरे धीरे प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। अगले कंसेप्ट पर आते हैं, संदर्भ समूह का सिद्धांत पर। ये इनका सबसे अच्छा काम माना जाता है, सबसे पॉपुलर काम इनका हालांकि ये है संदर्भ समूह का सिद्धांत। संदर्भ समूह को ये एक समाजशास्त्री हैं या फिलोसफर हैं स्टाउफर, उनसे यह शब्द ग्रहण करते हैं। और जो संदर्भ समूह को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपका संदर्भ समूह कौन है। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप एक जो है तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो कोई आईएएस ऑफिसर आपका संदर्भ समूह हो सकता है। जैसे जो तमाम बेहतर आईएएस ऑफिसर हुए हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी जैसी रैंक लाना चाहते हैं, या कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर है, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा होना चाहते हैं, तो इसलिए आपको उस तरीके की कोशिश करनी पड़ती जैसा उसने किया होगा या वो तभी वो बन पाया है। तो संदर्भ समूह ऐसा समूह है, मतलब जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसे हम संदर्भ समूह समझते हैं। या कोई हीरो हो सकता है, कोई जो है वर्ग विशेष हो सकता है, कोई पद विशेष हो सकता है, ये समाज में कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है। अगले कंसेप्ट पर आते हैं, इसे कहा गया है अंतर्निहित प्रकार्य। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अंतर्निहित प्रकार्य। इसमें मर्टन कहते हैं कि अंतर्निहित जो प्रकार्य होते हैं ना तो वे मान्य होते हैं ना तो इच्छित होते हैं। मतलब ये व्यक्तिगत स्तर पर किए जाते हैं, इनकी कोई समाज में वैसी मान्यता नहीं है, वैधानिक मान्यता नहीं है, ना तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। मर्टन संदर्भ समूह की बात करते हैं, इसमें एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। इसमें वो प्रत्याशित समाजीकरण, जैसा कि मैंने अपने अभी एक टेस्ट में भी बताया था, प्रत्याशित समाजीकरण, इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। पूर्वाभासी समाजीकरण शब्द भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा पहले अब बनने की कोशिश करें, उस तरीके के लाइफ स्टाइल को अपनाएं। ये पूर्वाभासी आभासी का जो है समाजीकरण है। और प्रत्याशित यानी जैसी आप आशा करते हैं, तो ये दो शब्द भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अब मर्टन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जिसको मैंने इसमें नहीं लिखा है उसके बारे में, कि जो मर्टन है, मर्टन बेसिकली व्यक्तिगत स्तर पर संदर्भ समूह को भी देखते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, तो व्यक्तिगत स्तर पर वो दो प्रकार से देखते हैं। एक है सकारात्मक संदर्भ समूह और एक है नकारात्मक संदर्भ समूह। नकारात्मक संदर्भ समूह कौन हुआ? जैसे मान लो अब जैसे आजकल मिर्ज़ापुर देखते हैं लोग, पाताल लोग देखते हैं, तो उसके जो हैं मुन्ना भैया या सोकार्ड जैसे भी अभिनेता हैं, उसके वैसा बनने की कोशिश करना। आजकल ऐसे नकारात्मक संदर्भ समूह बहुत उभर रहे हैं। सकारात्मक संदर्भ समूह जैसे गांधी जी, नेल्सन मंडेला इत्यादि को अपना आदर्श मानना। और एक जो है मर्टन प्रक्रियात्मक आधार पर एक और तुलना करते हैं। वो तुलना कुछ इस तरीके से है, उसमें वो बताते हैं तुलनात्मक संदर्भ समूह और आदर्शात्मक संदर्भ समूह। ये प्रकार्यात्मक तुलना है, इनको आप लोग नोट करते रहिएगा। इसमें वो कहते हैं जैसे तुलनात्मक संदर्भ समूह, इसमें ये है, इसमें एक शब्द आता है सापेक्षिक वंचना, स्टाउफर ने शब्द दिया था। अब इसका मतलब है जैसे मान लो आपके पास होंडा की बाइक है और किसी के पास मान लो अपाचे है,
तो आप उससे अपने आप को तुलनात्मक रूप से आप कोशिश करते हैं कि आपको अपाचे मिल जाए, यानी वो आपके लिए संदर्भ व्यक्ति है, आप उसकी तुलना में स्वयं को कम बेहतर महसूस करते हैं या कोई आपसे उसकी तुलना में कम बेहतर महसूस करता हो। और दूसरा है आदर्शात्मक संदर्भ समूह। यहाँ पर तुलना का बोध नहीं है बल्कि यहाँ बनने का बोध है कि वो व्यक्ति हैं, वो हमारे आदर्श हैं। भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है, वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं या उसके पद जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस रूप में भी देखा गया। यहाँ तुलना की बात नहीं है, आप यहाँ न्यूट्रल होकर ऐसा सोचते हैं। फिर मर्टन ने संदर्भ समूह प्रभावित करने के लिए कितने आधार लिए थे? तो उन्होंने 26 तथ्यों का जो है प्रयोग किया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने टेस्ट में भी दिया था। 26 जो है प्रकारों का उल्लेख किया है मर्टन ने, ये याद रखिएगा। ये कभी 26 वो पूछे नहीं जाएंगे लेकिन ये कि कौन कौन से हैं, लेकिन ये आपको सिंपली ये पता रहना चाहिए। अब मर्टन की बुक्स की बात करते हैं। मर्टन की बुक्स और शोध, रिसर्च पेपर और प्लस बुक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हैं। नंबर 1, साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, ये एक बुक है। दूसरी है सोशोलॉजी ऑफ साइंस। तीसरी है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। अगली सोशोलॉजी टुडे प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अगला रीडिंग इन ब्यूरोक्रेसी है, ये नौकरशाही वाला, रीडिंग इन ब्यूरोक्रेसी। अगला कॉन्टिन्यूटी एंड इन सोशल चेंज, कॉन्टिन्यूटी इन सोशल चेंज है। अगला द स्टूडेंट फिजिशियन कॉलोन के निशान इंट्रोडक्टरी स्टडीज़ इन सोशियोलॉजी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अगली बुक है द फ्रीडम टू रीड, पढ़ने की आज़ादी। अगला इंट्रोडक्शन टू इटालियन वार्टन। फिर अगला सोशल ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्ट्रेस। अगला सोशियोलॉजी रिव्यू ऑफ डिजास्टर स्टडीज़। अगली बुक है सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन स्टाइल ऑफ सोशोलॉजिकल वर्क्स, फोर्थ वर्ल्ड। फिर अगला है कांग्रेस ऑफ सोशोलॉजी। अगली बुक है द रोल सेट ब्रिटिश जनरल ऑफ सोशोलॉजी। अगली बुक है सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बुक्स और शोध पत्र हैं इनके, पूछ लिए जाते हैं। डिस्कशन CU है, डिस्कशन ऑफ पार्सन्स। अगला है पोजीशन ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल थ्योरी। अगला है अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू। अगली बुक्स है इंटर मैरिज एंड सोशल स्ट्रक्चर। अगली बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी। अगली बुक है साइंस पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। अगली बुक है द साइंटिफिक मंथली, ये शोध पत्र है। अगला शोध पत्र इनका है फिस्के एंड कुटरिस, कभी पूछा नहीं गया है। अगला है द सोशल कल्चरल इन्वेस्टमेंट एंड एनॉमी, इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट है द पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर्स, अध्यापक का परिप्रेक्ष्य। मर्टन ने अपने जितने भी इम्पोर्टेंट काम किए हैं, मैंने उन सब को आप लोगों को बहुत ही स्पष्टता के साथ जो है बता दिया है। आप लोग उनको एक मेरे लेक्चर को 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी को जो है पेड ग्रुप चाहिए तो वो अवेलेबल कराया जा रहा है 7054161270 से। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो जिससे हम भी मोटिवेट रहें कि हम लेक्चर बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।